बिहार राज्य सरकार ने लगभग 32,000 पदों पर 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी में पदों को स्वीकृत कर लिया है और आने वाले समय में ये पद विज्ञापित होंगे और अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। इन सबके बाद से आपके लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे। इन सब का जवाब जो बिहार राज्य सरकार के द्वारा नियमावली 2023 जारी की गई थी उसके अनुसार देने की कोशिश करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप नियमावली 2023 देख पा रहे होंगे। इसमें 6 से 8 वाली जो भर्ती है, सबसे पहले जान लीजिए उसको कहा किया जाता है। देखिए 5वें नंबर पॉइंट पर मेंशन किया गया है। चौथा और पांचवा ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं वो 1 से 5 को बोला जाता है और मध्य विद्यालय जो होते हैं वो 6 से 8 को बोला जाता है। ठीक है, तो यानी बिहार में जो 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी, उसको मध्य विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा शैक्षिक अनिवार्य अर्हता क्या रखी गई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथे नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। जितने भी पद स्वीकृत किए गए हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। और 5वें नंबर पॉइंट में अनिवार्य अर्हता के बारे में बात की गई है। देखिए पहला वाला पॉइंट जो है इसको बाद में संशोधित कर दिया गया था। जो बिहार का निवासी होना अनिवार्य था उसको संशोधित करते हुए अब केवल भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि अदर स्टेट भी पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। ये पहले वाला है जिसे संशोधित कर दिया गया, तो इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरे नंबर पॉइंट में देखिए, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास के अनुरूप अनुमन्य होगा। यानी कि एनसीटी ने जो तय किया है, बिहार का जो नया नियमावली है 2023 वाला, एनसीटी के अनुसार ही यहाँ पर अपने स्तर पर इन्होंने नहीं बताया है क्या हम लोग पात्र करने जा रहे हैं, लेकिन एनसीटी की जो पहले की नोटिफिकेशन है उसी के अनुसार ये मान्य करेंगे कि कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे अथवा नहीं। यानी कि आपको एनसीटी की नोटिफिकेशन को देखना होगा। देश में 1 अप्रैल 2010 से आरटी एक्ट 2009 लागू होता है और उसके बाद से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 23 अगस्त 2023 को मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करते हुए एक राजपत्र जारी करती है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 23 अगस्त 2010 का ये राजपत्र है। इसमें अपर प्राइमरी की बात करें, क्योंकि बिहार राज्य सरकार की जो नियमावली है इसी एनसीटी की नोटिफिकेशन के आधार पर एलिजिबिलिटी तय करने की बात कर रहा है। तो देखिए 6 से 8 वाले में BA/BSc लिखा गया है और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, BA BSc किया हुआ है या फिर बीकॉम किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, मतलब कि ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपका इंटर के बाद डिप्लोमा है, डीएलएड कोर्स है, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कोर्स है तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट आ रहा था कि क्या बीटेक प्लस डीएलएड वाले एलिजिबल होंगे। देखिए ये राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बीटेक वाले अभ्यर्थी जो होते हैं वो टीजीटी के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं, लेकिन जो जूनियर एडेड की भर्ती हुई थी 6 से 8 वाली, उसमें बीटेक वाले अभ्यर्थी भी एलिजिबल थे। वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनके जो सचिव थे, उनका स्पष्ट शब्दों में जब पूछा गया अभ्यर्थियों द्वारा कि क्या बीटेक प्लस डीएलएड वाले अभ्यर्थी जूनियर एडेड के लिए पात्र हैं, तो वो सभी बातों को गोल मटोल एक तरीके से एग्जैक्ट उनके द्वारा नहीं बताया गया। तो ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो बिहार में इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी करेगी, उनसे ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कुछ नियम है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग नियम होते हैं। तो उसी हिसाब से जब बीपीएससी इसके संदर्भ में डिटेल नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी बातें और ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। हालांकि आप मान करके चलिए कि बीटेक प्लस डीएलएड अभी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य कैंडिडेट हैं जैसे कि जो बीकॉम किए हुए हैं, उनका प्रश्न हो सकता है कि इसमें केवल बीए और बीएससी की बात की गई है। तो देखिए बीकॉम वाले जो अभ्यर्थी हैं, बीबीए वाले जो अभ्यर्थी हैं, या फिर अन्य जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले हैं, वो आप देखते होंगे कि जब अपर प्राइमरी में आप अप्लाई करने जाते हैं तो आप एसएसटी के लिए अप्लाई करते हैं। जितने भी बीकॉम वाले हैं, बीबीए वाले हैं, वो एसएसटी के लिए अप्लाई करते हैं। आप मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि एसएसटी का जो यहाँ पर विषय का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी बीकॉम वाले हैं आप एसएसटी वाले में यानी कि सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और बीटेक प्लस डीएलएड वाला मैंने आपको बता दिया कि ये जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब जाके चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है, और बीए बीएससी का तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऐसे अभ्यर्थी जो कि ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डीएलएड कोर्स किए हुए हैं वो पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। अब ऐसे अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने जो बिहार का है वो इंटर के बाद डीएलएड में प्रवेश ले लिया, इंटर के बाद डीएलएड उनका कंप्लीट हो गया, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में प्रवेश ले लिया और ग्रेजुएशन भी अब उनका कंप्लीट हो चुका है, तो क्या ऐसे अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे? बिल्कुल होंगे। ध्यान से समझिए,
ग्रेजुएशन और डीएलएड आपका अगर कंप्लीट हो चुका है, चाहे आप ग्रेजुएशन बाद में ही क्यों ना किए हों, तो भी आप एलिजिबल होंगे। क्यों? एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो इंटरमीडिएट ही है। अधिकांश राज्यों में आप देखेंगे इंटरमीडिएट के बाद ही डीएलएड में प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो यहाँ पर एनसीटी की गाइडलाइन ये नहीं कह रही है कि ग्रेजुएशन पहले आप करेंगे और तब डीएलएड करेंगे तब मान्य होगा। नहीं, एनसीटी ये कह रही है कि आपका डीएलएड होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, और डीएलएड के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट ही है। तो इंटरमीडिएट के बेस पर आपने डीएलएड तो कर लिया, उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो भी पूरी तरीके से पात्र है। ठीक है, इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा। इसके अलावा पहला तो आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए दूसरे नंबर में लिखा गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, यानी कि 2015 से पहले जो 1 साल का बीएड कोर्स चलता था, वो अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से एलिजिबल है। इसके बाद से देखिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए, बीएससी और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, यानी कि बीएड की बात की जा रही है। और इसके संबंध में आप देख पा रहे होंगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट की बात की जा रही है। और जो 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में बीएलएड कोर्स होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, यानी इंटर प्लस 4 साल का जो बीएलएड कोर्स होता है वो भी 6 से 8 वाली वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से पात्र है। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट और 4 वर्षीय बीए, बीएड और बीएससी बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो भी पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन वाले भी एलिजिबल होंगे। और साथ ही साथ ध्यान से देखिए, ये ऊपर आप या करके देख रहे थे, यानी और मतलब कि इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, और नीचे और करके लिखा हुआ है। और का मतलब कि ऊपर में से कोई एक, और ये वाला ख वाला इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण, यानी कि अपर प्राइमरी का टेट आपसे मांगा जाएगा। अब या तो सीटेट आपके पास होना चाहिए, या फिर बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो अपर प्राइमरी का टेट आयोजित किया जाता रहा है पहले वर्षों में, वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन जब जारी होगा उसमें चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी कि जो इस बार की बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती जारी हुई थी उसमें अपीयरिंग वाले को मौका दिया गया था। तो क्या ये अपीयरिंग वाले को मौका देंगे या नहीं, ये भविष्य की बात है, क्योंकि अपीयरिंग इस बात पर डिपेंड करेगा कि सीटेट का उस समय तक नोटिफिकेशन आता है या नहीं। जैसे कि बीपीएससी का जब आप देखेंगे तो उस समय सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका था, तो उनके लिए अपीयरिंग को अलाउ करना थोड़ा आसान था। अब जब सीटेट का नोटिफिकेशन ही मान लीजिए 1% मान लीजिए कि नहीं आया, तो उस कंडीशन में अपीयरिंग वाले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन उस समय तक आ जाता है अथवा नहीं। ठीक है, तो इन सब बातों का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि किन किन पदों पर ये वैकेंसी आएगी, किन किन विषयों के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 6 से 8 के लिए जो टीचर होते हैं उनको विषय शिक्षक के नाम से जाना जाता है। जब आप प्राइमरी में टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन जैसे ही अपर प्राइमरी में सीटेट के लिए आप जब अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पर स्पेशली आपसे पूछा जाता है कि आप मैथमेटिक्स एंड साइंस से हैं या फिर एसएसटी वाले से हैं, तो आपको कोई भी एक चुनना होता है। तो यानी कि 6 से 8 वाली जो वैकेंसी आएगी वो सब्जेक्ट वाइज आएगी। अब सब्जेक्ट वाइज होने की वजह से किन किन सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी आएगी, तो आप स्क्रीन पर अभी जो आरटी एक्ट 2009 है उसको देख पा रहे होंगे। आरटी एक्ट 2009 में किस विषय की अपर प्राइमरी में हायरिंग होगी उसके बारे में साफ शब्दों में यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए देखिए पहला लिखा गया है कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। जैसे गणित और विज्ञान, जैसे कि सीटेट में आप अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला, तो सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि आप अगर गणित और विज्ञान के लिए जाते हैं तो आपका सीटेट में भी गणित और विज्ञान से क्वालिफाई होना अनिवार्य है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बीएससी किया हुआ है और उसने सीटेट पास कर लिया एसएसटी से, तो आपकी वो पात्रता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप गणित और विज्ञान के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो गणित और विज्ञान के लिए आपकी पात्रता ये होनी चाहिए कि आप उस विषय से सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। तो आप बाय मिस्टेक अगर एसएसटी से अप्लाई करके क्वालिफाई किए हैं तो वो सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर विषय शिक्षक के तौर पर काउंट होने जा रहे हैं और विषय शिक्षक की सभी जो पात्रता है उसको आपको हासिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए सामाजिक अध्ययन की बात की गई है। सामाजिक अध्ययन
यानी कि एसएसटी की बात की गई है। अब मैंने आपको बताया जितने भी बीकॉम वाले होते हैं, बीबीए वाले होते हैं, या फिर ऐसे जितने भी कोर्सेज होते हैं जो कि साइंस से हट जाते हैं, जैसे कि आप मान कर चलिए जो आर्ट साइड में आने लगते हैं। अब आर्ट साइड का कहने का मतलब कि वो आपके मन में आएगा कि वो तो कॉमर्स है बीकॉम वाला। तो देखिए यहाँ पर दो ही सेक्शन आरटी की एक्ट के अनुसार बांटे गए हैं। एक तो आपका जो बिल्कुल क्लियर हो कि ये साइंस साइड से, जैसे कि आपका बीटेक हो गया, जैसे कि आपका जितने भी बीएससी वाले कोर्स हो गए, और जितने भी आपके आर्ट साइड वाले हैं, चाहे उसमें कॉमर्स ही क्यों ना हो, कॉमर्स को भी आर्ट साइड में यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी कॉमर्स वाले होंगे वो सभी आपके चले जाएंगे इस वाले सेक्शन में, एसएसटी वाले सेक्शन में। ठीक है, तो उन सब के लिए सामाजिक अध्ययन से आपको अप्लाई करना होगा। और तीसरा दिया गया भाषा। अब भाषा में 3 लैंग्वेज, अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज मेनली देखा जाता है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। लेकिन बिहार में आप देखेंगे तो इस बार देखेंगे तो सामान्य के लिए उर्दू के लिए और बांग्ला के लिए आई थी। तो अब राज्य सरकार के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि किस विषय के लिए वो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते हैं। तो उस पर्टिकुलर विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए आप हिंदी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये संस्कृत को मांगते हैं या नहीं, ये डिपेंड करेगा जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसके संबंध में जारी किया जाएगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो मेनली टीजीटी और पीजीटी में देखा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में केवल वो सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपर प्राइमरी में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, और बहुत ज़्यादा तब क्लियर होगा जब डिटेल नोटिफिकेशन सामने आएगा। ठीक है, और इसके लिए भी वही शर्त रहेगी कि मान लीजिए आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी के लिए नोटिफिकेशन आया भाषा में, तो उस कंडीशन में आपका सीटेड भी हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप 2 लैंग्वेज का ऑप्शन आप ऑप्ट करते हैं तो 2 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपका हिंदी होना चाहिए। मान लीजिए आप अंग्रेजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेड में आपका 2 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज अंग्रेजी से आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। ठीक है, इसके अलावा अन्य टीचर्स के भी बारे में आरटी एक्ट कहता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब किसी विद्यालय में 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया जाता है। वहाँ पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा और कला शिक्षक, स्वास्थ्य शिक्षक और कार्य शिक्षक। इसके लिए ये अंशकालिक शिक्षक है, ये परमानेंट टीचर नहीं होते। अंशकालिक यानी कि एडहॉक पे मान लीजिए, या फिर जहाँ पर अचानक से बच्चों का ज़्यादा एडमिशन हो गया वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब कि ये अंशकालिक होंगे, ये परमानेंट नहीं होते हैं, एडहॉक पर होते हैं। तो इसकी तो बात ही नहीं की जाएगी, क्योंकि जो 32,000 पद स्वीकृत किए गए वो सरकारी पद हैं, तो इसके लिए इसकी बात ही नहीं की जाएगी। यानी कि मेनली आप समझ लीजिए कि गणित और विज्ञान के लिए पद आएंगे, गणित और विज्ञान एक ही में रहेगा, गणित और विज्ञान एक ही में रहेगा, और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग से पद आएंगे। इसके अलावा भाषा शिक्षक में अब बिहार राज्य सरकार कितने लैंग्वेज के लिए पद निकालती है ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इन सबको लेकर के मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जितने भी आपके डाउट होंगे वो सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।